नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। एक बार फिर विशेषकर उत्तर भारत में जिन्ना का जिन बाहर आ गया है और तेजी के साथ लोग हमलावर हैं। और ऐसे वक्त पर जब चुनाव का माहौल हो और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान आ जाए और उन्होंने तुलना कर दी गांधी, नेहरू, पटेल की जिन्ना से, बस फिर क्या था। लगा कि एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया और अब लोग कह रहे हैं अखिलेश माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पूरे देश का अपमान कर दिया है, प्रदेश का अपमान कर दिया है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी हो गई है, कोई कह रहा है अखिलेश का नाम अखिलेश अली जिन्ना हो गया है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको हम सुना दें क्या कहा अखिलेश ने और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो किसी नहीं। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत के अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने सुना अखिलेश का वो बयान जिसको लेकर के बवंडर मच गया है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं, आइए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ लखनऊ से हैं भाजपा के नेता विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितेंद्र, ये क्या अखिलेश ने कह दिया और तुलना कर दी जिन्ना की पटेल से और गांधी से, नेहरू से, ये क्या हो गया। अरे पटेल को तो ये कहा जाता है कि वो देश को जोड़ने वाले हैं, वो अखंड भारत के परिचायक हैं, और वहीं दूसरी ओर जिन्ना को देश को तोड़ने वाला बताया जाता है। ऐसा बयान अखिलेश ने दिया और जो माफी मांगने की बात आ रही है तो निश्चित रूप से तो माफी मांगनी ही चाहिए अखिलेश को। डॉक्टर साहब, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बनाने में इसको महारत हासिल है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। अगर माफ़ी मांगनी चाहिए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना की मजार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई, वहाँ पर उनके सामने शीश झुकाया, नमन किया। अगर जिन्ना इतने ही अछूत हैं तो सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माता जी का चरण छू करके उनको चादर पहना करके वहां पर बिना बुलाए मेहमान की तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए बिरयानी खा करके वापस आ जाते हैं। माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तब जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। उस समय भारतीय जनता पार्टी के और इनके आदर्श पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में
मुस्लिम वही जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाकर बंगाल के अंदर उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर, बड़े मंत्री के पद पर बैठे हुए थे और पत्र लिख करके सिफारिश कर रहे थे अंग्रेज वायसराय गवर्नर जनरल से कि इस आंदोलन को, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। अगर माफी मांगनी है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक बात है। क्या कहेंगे विवेक जी? सीधे सीधे लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक अपनी बात कही है, कह रहे माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे मित्र नितेंद्र जी पहली बात तो इतिहास को ठीक तरह से पेश नहीं कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने जिस दिन जिस अवसर पे ये बात कही है उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल जी के जयंती का दिन था। उस दिन वहां पर जाकर के इस तरह से तुलना जिन्ना से करना इससे सारे हिंदुस्तानियों को नागवार हो रहा है। जो इन्होंने उदाहरण दिया आदरणीय स्वामी जी का, पाकिस्तान में जब भी कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो वो लोग उनकी मजार पे उनको ले जाते, जैसे अपने यहाँ राजघाट आदरणीय महात्मा गांधी जी के समाधि पे ले जाने की परंपरा है। तो आडवाणी जी जब गए थे तो उस मजार पे उनकी जाकर के वक्तव्य था और उसकी प्रतिक्रिया जो देश में हुई उसके बाद आडवाणी जी को पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी इसके लिए बर्दाश्त नहीं किया, बख्शा नहीं। मैं साफ तौर पर मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। और अखिलेश यादव जी ने जो ये कृत्य किया है, जब आदरणीय योगी जी अजान शब्द का प्रयोग करते तो बहुत दिक्कत होती है और जिन्ना सरदार पटेल महात्मा गांधी की बराबर बता करके जो देश तोड़ने का जिम्मेदार है उसको देश के स्वरूप को बनाने वाले के बराबर बता करके उन्होंने जो सरदार पटेल का अपमान किया है ये आम हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं है। ठीक बात है। और उसका दंड इनको मिलेगा। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। इस अपमान का बदला जनता इनको 2022 में दे देगी। चलिए ठीक बात, आपकी बात सहमत हो गया। सब पवन जी आप क्या कहेंगे इस पहले प्रकरण में, बताइए जरा। भाई देखिए, जिन्ना साहब जहाँ से पढ़ के आए उसी जगह से नेहरू जी और गांधी जी पढ़े, ये बात तो बिल्कुल ऐतिहासिक है, इसमें तो कोई विवाद का विषय है नहीं। मगर एक बात है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह के लोग लड़े और जिस तरह से लोग उसमें सक्रिय रहे, उनमें एक जिन्ना भी थे और जिन्ना ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में पूरा सहयोग लड़ाई लड़ी और वो कांग्रेस पार्टी के 20 वर्षों तक सदस्य रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये ठीक है कि उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग बना ली और धर्म के नाम पर भी वो आगे बढ़ गए और उसके बाद 1942 में उन्होंने अलग पाकिस्तान की बात की, भारत से अलग करने की बात, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको हवा दी और उसको बात को आगे बढ़ाई और देश के विभाजन के लिए भी पूरी तरह से जिन्ना जिम्मेदार हैं। इसको पूरा देश का, भारत का एक एक आदमी मानता है। मगर जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का ना तो इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कोई सहयोग था, ये तो विद्रोही थे, इसका विरोध करते थे। इनका जो RSS ने तो खुले अपने समाचार जो उनका निकलता पत्र निकलता था उसमें बाकायदे अनाउंस किया था कोई भी इसमें अगर जो सहभागिता करेगा उसको दल से निकाल दिया जाएगा, उसको संघ से निकाल दिया जाएगा। ऐसे पार्टी के लोग अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात अगर करते हैं तो फिर लगता है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बात करने की कर रहे हैं। और जहां तक आडवाणी जी की बात है, आडवाणी जी
वहां पे गए, उन्होंने मजार पे फूल चढ़ाया, उसके बाद उनका वक्तव्य आके आया था, उसमें उन्होंने एक किताब लिखी थी अडवाणी जी ने, उसमें जिन्ना जी का पूरा जिक्र किया था। 2007-8 की बात है। उस किताब को मैंने तिलक हाल जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसके बाहर मैंने उस किताब को बाकायदे सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर, जिसमें श्री प्रकाश जायसवाल केंद्रीय मंत्री भी थे, हम लोगों ने जलाया था। गलती से मेरे हाथ में तेल पड़ गया था तो अखबारों ने मेरे हाथ में उस किताब को जलाते हुए फोटो छापी थी, ये जलते हुए हाथ की। तो जिन्ना के ऊपर जितना बढ़िया बात आप पे शेष नेता अडवाणी जी ने की थी, उसका तो 100वां हिस्सा इन्होंने अखिलेश जी ने नहीं कहा। उस पर आप इतना क्यों बिदक रहे हैं? और भी आपके बहुत से नेताओं ने कहा। मगर एक बात कहनी पड़ेगी कि जिन्ना का दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा सक्रिय रोल किया और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई पूरी तरह से लड़े थे। मगर दूसरा पहलू भी उनका है कि देश का विभाजन के लिए भी वही जिम्मेदार हैं और बाद में कायदे आदम जो बने वो देश के विभाजन के कायद बने और उसके लिए पूरी तरह देश के बंटवारे के जिम्मेदार भी जिन्ना थे। दोनों बात आपको कहनी पड़ेगी। एक लाइन में हमको ये जरा समझा दीजिए, जो ये बीजेपी ने कहा कि पटेल से तुलना करना गलत है, इसके बारे में आपका क्या कहना? इन्होंने पटेल, जो मैंने अभी आपकी जो बाइट यहाँ पे सुनी, जो मैंने अखबार में भी पढ़ा, उसमें उन्होंने तुलना नहीं की। भाई जो पटेल ने देश के लिए किया उसकी आप तुलना कैसे किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं जिसने देश का विभाजन किया? बिल्कुल नहीं करते। पटेल ने देश को एक अखंड भारत का रूप दिया। 515 राज्यों को, सल्तनत को मिला के उन्होंने पूरा भारत बनाया। हम उनकी कैसे? आप देखिए, पवन जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया और ये भी बताया कि क्या है, और ये भी कहा कि उन्होंने तुलना उलना नहीं की है, ये तो सिर्फ जो है एक तूल दिया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आपने पवन जी का सुना? पवन जी का रिएक्शन दीजिए। देखिए, जो अखिलेश यादव का बयान है, पहले ही कहा कि जिससे ये बयान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन, वो बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी तरीके से जिन्ना का महिमा मंडन भारत की जनता से स्वीकार नहीं है। ये पवन जी की पार्टी की लाइन हो सकती है कि जिन्ना का महिमा मंडन करे, नितिन जी की पार्टी की हो सकती है कि जिन्ना का महिमा मंडन करे। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश और भारत की आवाम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले अडवाणी जी को निकालिए विवेक जी, अडवाणी जी को पार्टी से निकालिए। जिन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी उनको निकालिए सबसे पहले, जिनकी महिमा मंडप उन्होंने किया। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम की महिमा मंडप करना, इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। उसके लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं की और आज आप किसी के एक स्पीच पर आप इतनी बखान कर रहे हैं। मगर कम से कम विवेक भाई, कम से कम आप अपनी नैतिकता दिखाते और उस पर कार्रवाई करते, उनको पार्टी से निकालते और देश के सामने एक उदाहरण पेश करते कि जो कायदे आजम को अगर इस तरह का महिमा मंडप करेगा उसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा, हमारा दल नहीं बर्दाश्त करेगा। ये आपने क्यों नहीं किया? पवन जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे स्पष्ट करिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम अडवाणी जी की बात कर रहे हैं। आडवाणी जी ने कोई किताब जिन्ना के ऊपर नहीं लिखी। पवन जी अपना जिन्ना जी के ऊपर उन्होंने लिखा अपनी किताब में, पूरा उस किताब को मैंने जलाया। उस किताब को मैं आपके पास भेज दूंगा। फिर कह रहा हूँ पवन जी, आप अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए। आदरणीय लाल सिंह विवेक जी के पास है। अरे अपनी जो किताब उन्होंने लिखी उसमें जिन्ना के बारे में लिखा। मैंने उस किताब को जलाया, करीब 150-200 पन्ने की किताब है और मैंने जलाया, मेरा हाथ जल गया। उसकी फोटो अखबारों ने छापी जलते हाथ की। पवन जी, आप उसको कंफर्म कर लीजिए, वो सुधीर कुलकर्णी की किताब होगी, आडवाणी जी ने नहीं लिखा है। आडवाणी जी उनके मजार पे गए थे उसी के बाद, मजार पे जाने के बाद विवेक जी, उसके बाद उन्होंने जब महिमा मंडन किया उनका, पूरे देश को बुरा लगा कि अडवाणी जी ने महिमा मंडन किया उनका। भाई आप विषय का विषयांतर कर रहे हैं। नहीं कर रहे। आडवाणी जी ने जो कहा उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी देश से, उसके पार्टी ने उस पर कार्रवाई भी की। कोई कार्रवाई नहीं की, हम लोग निगाह में तो नहीं कोई कार्रवाई। यादव क्षमा मांगने से बच रहे हैं। नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, आडवाणी जी ने जो वहां कहा उसके लिए उन्होंने फिर भी प्रकट किया हिंदुस्तान आकर के, जबकि वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय अतिथि थे और वहां पे पहले मैं विवेक जी को करेक्ट कर दूं। पहले मैं विवेक जी आपको करेक्ट कर दूं। आप बार बार विवेक जी, एक मिनट विवेक जी सुन लीजिए, आप बार बार एक ही बात को तूल दे रहे हैं। जिन्हें मैंने पहले भी कहा कि अडवाणी जी, अब अखिलेश यादव जी ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिन्ना से तुलना कर दी, जिन्ना से तुलना कर दी। आपने अभी वाइट को सुना है, उन्होंने एक लाइन के सेंटेंस में कहा कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्थान से पढ़ करके आए थे और दोनों सारे लोगों ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी। इसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश की आजादी की लड़ाई के पहले और देश की आजादी के बाद देश को अखंड भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। दोबारा उन्होंने जिन्ना का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन आप लोगों को तो चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति के मुंह से एक बार किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम निकल जाए, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कहा तो कोई गलत नहीं कहा, आजादी के आंदोलन के पहले जब अखंड अविभाज्य भारत था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, देश की आजादी के आंदोलन की लड़ाई हो रही थी, तो आपको पता होगा, हालांकि आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपका क्रांतिकारियों से आजादी से कोई लेना देना नहीं रहा। काकोरी कांड लखनऊ में आप चूंकि बैठे हो, बहुत फेमस कांड था। काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी थे उनमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, और आप दूसरा नाम लेंगे तो कहोगे कि अरे अशफाकुल्ला खां का नाम कैसे ले लिया, वो तो मुसलमान थे, क्योंकि उनकी कुर्बानी नहीं भुलाई जा सकती है। राजेंद्र नाथ लियाड़ी का नाम नहीं भुलाया जा सकता है, ठाकुर रोशन सिंह का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय सेंट्रल काउंसिल के मेंबर होने की हैसियत से पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, एनसी केलकर, लाला लाजपत राय और गोविंद वल्लभ पंत के हस्ताक्षर से शिमला में वाइस राय गवर्नर जनरल को उनकी सजा माफ करने का मेमोरेंडम लेकर के देने शिमला गए थे। यह योगदान था। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 1905 में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था और उनकी योग्यता के आधार पर उनको बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना वकील नियुक्त किया था। यह 1913 के पहले का ये उनका इतिहास था। तो ऐसा नहीं को कारपोरेटर स्तर के व्यक्ति थे। भारत का विभाजन का जब आंदोलन हुआ आजादी के बाद तो और भी लोग थे। मास्टर तारा सिंह ने सिखिस्तान की मांग की थी, अंबेडकर ने भी अछूतिस्तान की मांग की थी। ये गांधी के प्रयास थे कि इन सब लोगों को मना लिया। लेकिन उस समय फिर जिन्ना की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और नेहरू जी से टकराव जिसके चलते भारत का विभाजन हुआ, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, भारत विभाजन के दोषी जिन्ना थे। लेकिन इसको इतना तूल देना, ये सिर्फ सांप्रदायिक रंग देना और राजनीतिक लाभ लेने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। ठीक बात है। एक मिनट विवेक जी, जरा आप जवाब दीजिएगा। मैं जरा पवन जी से एक सवाल और पूछ लूं। पवन जी, एक बयान आया मायावती का, उन्होंने कहा कि अखिलेश के मुंह से एक शब्द निकला और बीजेपी ने उसको लपक लिया और अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। सच बात तो ये है कि सपा में और बीजेपी में मिली भगत है और सब हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण के लिए सारा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में पवन जी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाई, पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हिंदुत्व की बात का ध्रुवीकरण करके और हिंदू की बात करके। इनको तो चाहिए कि वातावरण में कोई ऐसा विषय आ जाए जिससे वातावरण को संवेदनशील कर लें तो इनका वोट और यूनाइट हो जाए, क्योंकि ये मुद्दों पे कोई राजनीति नहीं कर रहे, ना मुद्दों पे सरकार चला रहे हैं। ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति के बल पे अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और 2 चुनाव जीते, 2 लोकसभा के चुनाव, 1 विधानसभा के चुनाव जीते। मगर इनको इस समय इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए इतना ज्यादा उठा रहे हैं कि ये चाहते हैं इस बात की चर्चा करके ये वातावरण को संवेदनशील करें और 2 लोगों में हिंदू वर्सेज मुस्लिम की भावना पैदा करें, उसको बढ़ाएं। जो भाजपा का अपना अंतिम लक्ष्य है हमेशा पूरे चुनाव में। कल आपने देखा होगा कि ये अमित शाह जी आए थे, अमित शाह के सामने जब बातें रखी गई, अखबारों ने जो दिया था, तो उन्होंने कहा कि आजकल जितने भी ये विरोधी नेता हैं ये अपने को हिंदू दिखाने की बात करने लगे हैं। तो अमित शाह ने कहा कि अब इनको हिंदुत्व की ही पारी पे इनके साथ बैटिंग की जाए। तो ये तो इनका खेल है, इनकी राजनीति, इनका राजनीति का पार्ट है। ये तो चाहते हैं इस तरह की चर्चा हो जिससे ये धर्म के नाम पे वोट पा सके। ठीक है विवेक जी, आपने सुना, बहुत साफ शब्दों में कहा कि आप तो हिंदुत्व की पिच पर चुनाव करना चाहते हैं, इसी कारण आप जो है इस तरीके के बयान को तूल दे रहे हैं। बल्कि ये तक आरोप है आपके ऊपर
कि आप जो असल के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। और सपा ने कहा कि ऐसे बयानों से सावधान रहने की जरूरत है, जनता से कहा है। क्या कहेंगे विवेक जी, बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग गया है। देखिए रमेश जी, वही बात मुद्दों की, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो क्या जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां महंगाई नहीं है, वहां बेरोजगारी नहीं है। वही बात चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की, तो हम साफ कहते हैं कि हम हिंदुत्व जो परंपरा है उसमें हमारा विश्वास है। हम अपने समाज को एकजुट रखना चाहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अगर अखिलेश यादव को सरदार पटेल की जयंती के दिन जिन्ना की याद आ रही है, तो हम पूछना चाहेंगे कि साहब ये कौन सा दर्द है जो छलक आ रहा है? आपको सरदार पटेल के जयंती के दिन जिन्ना की याद क्यों करा रही है? हम कहते हैं अब्बा जान शब्द का प्रयोग करते तो आपको मिर्ची लगती है, और जिन्ना को आप याद करते हैं। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि आपके आईकान जिन्ना है। अगर इनकी हैसियत है, इनकी हिम्मत है पवन जी की, विपेन जी की, तो अपने कार्यालयों में जिन्ना की फोटो लगा ले, उनका घंटे लगा। आप विवेक जी आप विषय को गलत डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं। मैंने तो पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी, हम सब और देश का एक एक नागरिक इस बात को मानता है कि जिन्ना दोषी है देश विभाजन के। हम कहां से उसमें उनके साथ खड़े हैं? ये तो आपके नेता अडवाणी खड़े हैं, आपके नेता बड़े नेता दूसरे खड़े हैं। आप कहां से कांग्रेस को उसमें जोड़ रहे हैं? पूरा देश जानता है। हम कहां से उनके साथ खड़े हो जाएंगे? हम जिन्ना के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो आपके नेता खड़े हो सकते हैं, आपके नेता में जाके चादर चढ़ा सकते हैं। आप हमको कहां उसमें लपेट रहे हैं? हमारे नेता थे पटेल, हमारे नेता थे गांधी जी, हमारे नेता थे नेहरू जी। हम अपने नेताओं को कैसे चाहेंगे कम करना? आप जिन्ना की मूर्ति बनाना चाहते हो तो बनाइए, बना के दिखा दीजिए देश के सामने। आप क्या कह रहे हैं? अगर आप जिन्ना को मंदिर करेंगे तो ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता बर्दाश्त मैं खुद ही कह रहा हूं, अगर जिन्ना का महिमा मंडल आप करेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करके देश को पहले संदेश दिया है। आपको आज अगर आप जिन्ना का नाम लेकर वातावरण को संवेदनशील करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उसको बंद करें। ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संवेदनशील मत करिए, इसको करके आप फायदा मत उठाइए। जो जनता परेशान है, महंगाई पे आई है, अब बेरोजगारी पे आई है, महिला अत्याचार पे आई है, किसानों के आंदोलन पे आई है, इनकी बात करिए। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मत मांगिए, धर्म के नाम पे मत लड़िए। विवेक जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये चाहती है कि बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, किसानों की आमदनी की बात ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया हो उस पर कोई चर्चा ना हो। सिर्फ और सिर्फ पिछले 4.5 सालों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है। अब चूंकि आपके पास कहने के लिए अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में लोगों को बांटना चाहते हैं। जबकि ये प्रयास, सुन लीजिए, ये प्रयास आपका किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता सफल नहीं होने देगी। आपका ये प्रयास उत्तर प्रदेश की जनता किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि आपके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके ध्वस्त है। व्यापारी की होटल के अंदर हत्या की जा रही है, सरेआम पुलिस की मौजूदगी में दलितों की थाने हत्या की जा रही है। विवेक जी यार संक्षेप में बताइए जी, बोलिए। रमेश जी, जो हमारे निपेन जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, तरह से अपराधियों को चिर के हमारी सरकार ने जेल पहुंचाया, ये सबने देखा। उनको जो घटनाएं घटी उससे हमारी सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है, उसको भी गिरफ्तार करने का काम सरकार ने किया है। जिन दुर्घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। रही बात काम की, तो जो
16 मेडिकल कॉलेज चल रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं खोल के गई। जो 9 मेडिकल कॉलेजों का आदरणीय प्रधानमंत्री जो उद्घाटन करते गए, उनकी सरकार में नहीं बने हैं। ये जो आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इनका रिस्पॉन्स आपको 5 साल बाद समाज में दिखेगा। जिस तरह से प्रदेश की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो ये एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये इनकी सरकार बना करके नहीं रही है। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट थोड़ा सा मैं बात करूं। पवन जी एक बात बताइए, जिस तरीके से बीजेपी की बयानबाजी आ रही, चाहे अमित शाह बोल रहे हो और चाहे दूसरे नेता बोल रहे हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब मान गई है कि हमारी सीधी लड़ाई सपा से है और जितना हम सपा को टक्कर देंगे, जितना बयानबाजी में उनको उनकी छवि खराब करेंगे, उनको कटघरे में खड़ेंगे, उतना ही हमको लाभ है, इसीलिए सारा ध्यान सपा और अकलेप पर। क्या कहेंगे, क्या सीधी टक्कर होने जा रही है? भाई भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है जी कि ये वातावरण को संवेदनशील करके चुनाव जीते हैं। और वातावरण को संवेदनशील करके चुनाव जब भी जीता जा सकता है जब ये हिंदू और मुस्लिम में देश को, अपने समाज को, प्रदेश को बांट लें। भाई कांग्रेस की विचारधारा तो ये है कि कांग्रेस कभी किसी धर्म और जात के साथ नहीं खड़ी होना चाहती, और कांग्रेस ने सदैव ये कहा है कि राष्ट्र का धर्म कभी नहीं होता है, व्यक्ति अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ अपना सकता है, कर सकता है। मगर ये चाहते हैं कि इनका इससे कोई वो पूर्ति होनी नहीं है। इनकी जो जितनी महत्वाकांक्षाएं, ये तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा होगा, जब वोट बटेंगे तब होगा। तो ये सापा का जो वोट है, निश्चित रूप से सापा के साथ मुस्लिम ज्यादा खड़ा हुआ है, तो उसके साथ ये चाहते हैं हिंदू से मुस्लिम हो जाए, तो कांग्रेस को किनारे करके ये लड़ना चाहते हैं। अभी आप आने वाले समय में इसी 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी सबके सामने खड़ी होगी, और ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होगी, जो ये नहीं चाहते। क्योंकि जो हमारा इनका वोट है, हमारी इनकी विचारधारा में धर्म के नाम पर टकराव होना नहीं है, जो ये चाहते हैं, तो इनको वातावरण को संवेदनशील करने का मौका कैसे बनेगा? लेकिन पवन जी, कहा तो ये जा रहा है कि सपा की ओर से भी आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक हैं, ये मिले हुए हैं। वो सीधे सीधे सपा भी ये आरोप लगा आप ये इस तरह के आरोप सपा कैसे लगा सकती है और किस तरह से हम लोग मिले जुले हो सकते हैं? कल इसका जवाब प्रियंका जी ने अपने मंच से गोरखपुर में दिया कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, मगर भाजपा के साथ ना खड़े होंगे, ना उनके साथ कोई हमारी कोई नीतियां और कोई हमारा सहभागिता होगी। ये माइक से कल उन्होंने अपनी रैली में 1 लाख आदमी की रैली में इस बात को बोला, तो इससे तो जवाब उन्होंने साफ साफ दिया अखिलेश जी के इस बात का। नितिन जी, ये क्या ये जो ध्रुवीकरण की बात हो रही, हिंदू मुस्लिम, क्या ये बेनिफिट है अब सपा के लिए? इसीलिए जिन्ना की बात बीच बीच में उठा देते हैं, कभी अब्बा जान की बात हो जाती है, कभी चचा जान की बात हो जाती है, और ये आपको लगता है ये आपके फायदे में है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये उसका सदैव से प्रयास रहा, इनके पास और कोई कभी मुद्दा नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मतों में विभाजित करना चाहते हैं समाज को। लेकिन ये बात साफ हो गई है अब कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री 130 करोड़ भाइयों बहनों की बात करते हैं, तो क्या ये 30 करोड़ इस देश के मुसलमान अल्पसंख्यकों को भूल जाते हैं, उससे हटा करके बात करते हैं? जब उत्तर प्रदेश के मंत्री 22 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या इस प्रदेश के रहने वाले मुसलमानों को ये माइनस करके बात करना चाहते हैं? अगर ये लोग सिर्फ और हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं, तो मैं आज विवेक जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री से ये ऐलान करवाओ, संविधान में पारित करवा दो कि इस देश में मुसलमान भारत का नागरिक नहीं होगा, और सिर्फ और हिंदू की बात की जाए, उन्हीं के बीच में विकास की चर्चा की जाए, और उन्हीं की सिर्फ बात करोगे। अगर आप देश में सरकार चलाओगे, प्रदेश में सरकार चलाओगे, तो आप शपथ लेते हो कि भारत की, प्रदेश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, तो भारत का संविधान और उसका प्रियम्बल क्या कहता है, ये आपको जरा समझ लेना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, और एक बात, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान है। तो क्या भारत के गृह मंत्री जब कल उत्तराखंड के अंदर ये बात कहते हैं कि हाईवे जाम करके शुक्रवार के दिन
नमाज हो रही होती है, मेरा काफिला रोक दिया जाता है, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या संविधान में उनको उपासना का, पूजा का, विश्वास का अधिकार प्राप्त नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को नहीं मानती है तो ये बात आज ये कहें साफ साफ कि हम संविधान को नहीं मानते, हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। हो गया। हाँ विवेक जी, आपने सुना, जरा जवाब दे दीजिए नितेंद्र को। देखिए रमेश जी, हाँ, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की दुहाई हमारे मित्र दे रहे हैं, संविधान में वो धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया ये आप इनको बेहतर बता सकते हैं। जब इमरजेंसी लगी थी 75 जेल में था, उस समय 75 में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा था। रही बात देश की, जिन्ना के अनुयायी जिन्ना के साथ देश से चले गए। बात ये लेकर के इस विषय पे है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन जिन्ना का नाम लेकर किसको अखिलेश यादव पसंद करना चाहते, किसको मैसेज देना चाहते, कौन सी फाइल जिन्ना के इस देश में बची रह गई है? हमारा झगड़ा सिर्फ इस विषय को लेकर के है कि आप किसको जिन्ना का फॉलोअर बता करके जिन्ना का नाम जोड़ करके आप सुन गया पवन जी, आपने सुना, ये बात कह रहे हैं कि आखिर इस दिन जिन्ना का नाम लेकर के ये किसको प्रसन्न कर रहे हैं। हालांकि ये बात आ रही है कि एक वर्ग विशेष को, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, कल हमारे महान नेता थे पटेल जी, कल उनका जन्मदिन था। कल के दिन हमारी और बहुत बड़ी नेत्री थी इंदिरा गांधी का कल निर्वाण दिवस था। कल के दिन उनने बलिदान उनका हुआ था। कल का दिन हमारे कांग्रेस जनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, ऐसा नहीं है। मगर इस समय जो मैंने अभी आपसे बात कही, जैसा अमित शाह ने कहा, जो अखबारों में आया कि हिंदुत्व की पिच पे ही खेला जाए, तो ये क्या चाहते हैं कि बैटिंग करना चाहते हैं हिंदुत्व की पिच पर, क्योंकि इनको वातावरण को संवेदनशील करना है। तो एक बॉल फेंकी अखिलेश जी ने, ये चाहते हैं द्वारा वैसी बालें फिर फेंकी जाएं जिससे बैटिंग करते रहें और ये अपने रन बनाते रहें। अरे भाई, आप देश को बांटने की बात करने के लिए धर्म के नाम पर इतना तूल दे रहे हैं, कर रहे हैं। अगले ने कहा कि वो कॉलेज में उसी संस्था से पढ़ के आए हैं, ये उन्होंने नहीं कहा वो बेहतर थे, ये उन्होंने नहीं कहा उनकी विचारधारा उनकी बेहतर थी, ये कहीं उन्होंने उसमें नहीं कहा। मगर ये बात सही है कि हम लोग कोई भी जिन्ना को पसंद नहीं करता है, जिन्ना से हम लोग नफरत करते हैं। तो जिन्ना देश बांटने के कारण थे। नहीं पवन जी, क्या उनको कल अखिलेश को ये बयान में जिन्ना का नाम नहीं लेना चाहिए था? मैं इस बात से सहमत हूं कि कल अखिलेश जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, जिसको उन्होंने उठा लिया। हाँ, उठा लिया ये। नितिन, क्या आपसे मैंने जो एक सवाल पूछा था कि जैसा ये भी कह रहे हैं कि अगर ये हिंदुत्व के पिच पर खेलना चाहते हैं तो क्या आप भी जो है मुस्लिम की पिच पर जो है रन बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास एक वोट बैंक यादव का मुखर है, सब जानते हैं। तो क्या आप भी वही काम कर रहे हैं उसी के जवाब में? क्योंकि अमित शाह का बयान आया और दूसरे दिन आपने बयान जिन्ना का दे दिया। देखिए वर्मा जी, हाँ, समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि समाजवादी पार्टी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, लिंग के आधार पर राजनीति नहीं करती। हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर लोहिया की तो एक किताब विवेक जी ने नहीं पढ़ी होगी, हिंदू बनाम हिंदू। ये हिंदू कह किसको रहे हैं? जब गोरखपुर के अंदर एक दिवाकर लड़का अपने साथ में काम करने वाली लड़की के साथ प्रेम विवाह करता है लड़की की सहमति से, और लड़की अपने घर जाती है, उसके परिवार के लोग जाकर के उस लड़के की हत्या कर देते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं था? आज ये हिंदू कह किसको रहे? जब ये वोट लेने की बारी आती है तो ये पूरे समाज को हिंदुत्व के नाम पर एक करने की बात करते हैं, लेकिन जब समाज में भागीदारी देने की बात आती है तो वो यादव है, वो चमार है, वो तेली है, वो कुमार है, वो दलित, अलग अलग अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, इसमें बांटने का काम करते हैं। जब सामाजिक हिस्सेदारी देने की बात आती तब ये बंटवारा करते हैं। तो ये अब इनका राज्य चलने वाला नहीं है। फूट डालो, ये तो अंग्रेजों के पहले भी मुखबिर रहे हैं और आज भी वही बात कर रहे हैं कि फूट डालो, राज करो। अंग्रेज भी यही करता था, ये भी यही कर रहे हैं। पहले देश को भगाया था गोरों से, अब भगाएंगे चोरों से। नितिन, अगर कल जिन्ना का नाम न लेते अच्छा होता, जैसे पवन गुप्ता कह रहे हैं कि ठीक है,
वो उन्होंने किस संदर्भ में लिया, वो उस संदर्भ बात की बात है। देखिए भाषण की एक शैली होती है, हाँ। और उस भाषण की शैली में जब किसी व्यक्ति की चर्चा की जाती है तो उसके साथ में उसके मित्रों, उसके सहयोगियों की भी चर्चा होती है। तो चूंकि उनकी एजुकेशन पर चर्चा हुई कि गांधी जी भी लंदन से पढ़ के आए, बैरिस्टर हुए, नेहरू जी भी लंदन की उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, पटेल जी भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, तो उस जमाने में जिन्ना भी थे उसी तो कद के नेता थे, वो भी पढ़ कर गए। बाद में उनका चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वैचारिक मतभेद हुआ और वो फिर हिंदू महासभा के साथ चले गए। हिंदू महासभा की उस समय जरूरत क्या थी? जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं आरएसएस के लोग उस समय देश को बांटने का काम कर रहे थे, आजादी की लड़ाई को कमजोर करने का काम करते। आरएसएस और जिन्ना की विचारधारा तो एक थी, दोनों मिले हुए और एक विचारधारा से प्लानिंग करके काम करते थे। तो आज आरएसएस को जिंदा रखने का काम तो असली जिन्ना ने किया था, ये तो उनके मित्र हुए। आज अगर अखिलेश यादव जी ने उसकी चर्चा कर दी, सिर्फ एक नाम ले लिया, तो इनको तो बैठे बिठाए मलाई मिल गई है। ये तो चाहते थे कि ऐसी कोई चर्चा हो। एक मिनट नितिन, एक लाइन में बताइएगा, क्या आप लोग मान गए हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष में नंबर 1 पर हम ही है और हमारी लड़ाई बीजेपी से होने जा रही है? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी भी जान गई, हम ही नहीं जान गए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी भी जान गई है कि 4.5 साल में इनके योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ जोर लगाना पड़ रहा है। अच्छा, मैं विवेक जी आपसे पूछूंगा, क्या आप भी यही मान रहे हैं कि आपकी सीधी लड़ाई सपा से हो रही है और इसीलिए आप सारा प्रहार उन्हीं पर कर रहे हैं? इस बार टक्कर जो है सीधी सीधी है दोनों लोगों के बीच में? देखिए रमेश जी, हम इनको लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। ये अपने खुद से चाहे जो बयान दे, हमारी लड़ाई सिर्फ इस पे है कि हम इस देश में देश विरोधी बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो चुनाव में किसी न किसी मंडल हमें बर्दाश्त नहीं। आप ये बताइए कि जो ये चुनाव होने जा रहा है 2022 का, जिसमें आपने कहा कि जनता इनको हरा देगी, क्या आप ये मान रहे हैं सीधे सीधे कि आपकी लड़ाई सपा से ही है इस बार? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम अपने काम के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ चुनाव में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारे स्वयं के परिणाम से है और उससे अच्छा परिणाम लाने की चुनौती हमारे सामने है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ, विपक्ष मुद्दा विहीन है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जिन्ना का नाम लेकर के और उस तारीख को महिमा मंडन किया, हमारी उस पर आपत्ति है। तो बंटवारे के घाव को पिरोजने वाला। तो क्या आप चुनाव में, एक मिनट, तो क्या चुनाव में यही जिन्ना का मतांतरण, हिंदुत्व, लब जिहाद, यही मुद्दे आएंगे ना? फिर तो आप लोग यही लेकर के आएंगे ना? नहीं भाई, यदि कोई विपक्ष का नेता किसी ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने की कोशिश वो तो करेंगे जब तो आपने तो पूरा कर लिया। लेकिन जो जैसा कि अभी अमित शाह ने कहा कि हिंदुत्व की पिच पर, तो क्या आपको हम मान लें कि जो मुद्दे ज्वलन चल रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जो कहा जा रहा है, लोगों को समाज विरोधी कहा जा रहा है, लोगों को लब जिहाद से जोड़ा जा रहा है, मतांतरण से जोड़ा जा रहा है, ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि हाँ नमाज न पढ़ो, हाँ नमाज पढ़ो, क्या अब यही मुद्दे चुनाव में चलेंगे? ये सीधा हमको जवाब दे दीजिए। देखिए रमेश जी, ये सारे नेता तो हिंदुत्व की पिच पे पहले आ चुके हैं जी। जिनकी पार्टी की सरकारों ने कारपोरेटों के ऊपर गोलियां चलवाई, तो भी राम जन्मभूमि में मत्था टेकने जा रहे हैं। जिन्होंने सुनवाई की तारीख टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में निवेदन किया, तो भी अयोध्या जा रही है। तो सारे दलों के लोग अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कानूनों को बेनकाब करने के लिए प्रयास हैं और हम इन कानूनों को जनता के सामने बेनकाब करेंगे। अरे भाई, कोई मंदिर जाता है तो आपसे क्या लेना देना? विवेक जी, क्या मंदिर भी जाएगा तो क्या आपसे पूछ के जाएगा? क्या अगर मंदिर में कोई जा रहा है तो आपसे क्या मतलब है? अयोध्या कोई जा रहा जाए, बात रमेश जी पूछ के जाने की नहीं है। हाँ। बात
ये है कि जिन लोगों ने कारतूतों पे गोलियां चलवाई, जिनके दामन उनके खून के छींटे हैं, हाँ। आज आकर के गेरुआ अंगवस्त्र पहन करके अगर हिंदुओं को धोखा देने का काम करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक बात है। देखिए जिन्होंने सुनवाई में जाने की बात की कांग्रेस के नेताओं को मेरा ठीक बात। संकेत है, वो भी अगर अयोध्या जाएंगे तो उनकी भी कानूनी की सुनवाई को वर्मा जी, विवेक जी, यादव जी मुझे बोले विवेक जी, अभी आपकी बात सुनी। देखिए हमने पहले आपसे कहा कि हमारा संविधान के अनुरूप हम लोग चलते हैं और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। इसी विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी है, मगर जब कानून की बात आई तो आप इस बात को मत भूलिए कि राम मंदिर का शिलान्यास हमारी पार्टी ने कराया, राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम हमारी पार्टी ने किया, और हमारी पार्टी ने कहा या तो आम सहमति या सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आएगा तो राम मंदिर के हम साथ हैं। आप तो राम मंदिर की बात कर रहे थे ना, आपने राम मंदिर की बात आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने पहले बनवाने की बात की? क्यों नहीं आपने हिम्मत की कि राम मंदिर बनवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनाइए, तब आप मंदिर बना रहे हैं, उसका श्रेय लेने जा रहे हैं और आप कांग्रेस की अंगुली उठा रहे हैं। अरे भाई हिंदुत्व की बात करें, हम कोई छोटे हिंदू नहीं है। हम आज आप समझिए जो कानपुर की जो सबसे बड़ी रामलीला है उसका 20 वर्षों से अध्यक्ष हूं। कई सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं का मैं चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं, और मैं हमेशा अपने इसकी व्याख्यान में अपने राष्ट्र पर ला दूंगा, संविधान के विपरीत काम करूंगा। अपने पर्सनल धर्म की आप अपने पर्सनल धर्म को राष्ट्र की विचारधारा के विपरीत जाके संविधान के विपरीत काम करेंगे? आप गलत कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े मंदिर के समर्थक थे तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने से पहले करते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया तो मंदिर बन रहा है। आपका क्या श्रेय है? हमारा श्रेय है हमने शिलान्यास करवाया, हमारा श्रेय है हमने ताला खुलवाया। आपका क्या श्रेय है? अरे फायदा मत उठाइए। आप सिर्फ बैटिंग करिए, आप हिंदू की पिच पे बैटिंग करिए और ये बॉलिंग करेंगे। आप दोनों क्योंकि आप सरकार में आप बैटिंग करिए, ये विपक्ष में बॉलिंग करेंगे और आप लोग खेलते रहिए। मुझे भी समय दें। आप ले जाओ, बोलिए बोलिए विवेक जी, अब एक मिनट मुझे भी सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया कि राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के दामन में, उनके दामन में खून के छींटे। मैं आपको बता देना चाहता हूं 30 साल हो गए। अगर या तो आप तब संविधान को नहीं मानते थे या आज नहीं मानते हैं, उस समय भी मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि ये चूंकि विवादित स्थल है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के निर्णय आने तक शांति व्यवस्था कायम रखिए। और उस समय मुख्यमंत्री होने के नाते शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए था वो उठाया गया। उसके बाद में आप लोग उस विवादित ढांचे को विध्वंस करने के लिए गए और जिसकी वजह से कल्याण सिंह ने अपनी गवर्नमेंट की शहादत दी। वो अक्षम में मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने कहा मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अगर आप इतने ही बड़े मंदिर के हितैषी थे, आप बहुत बड़े राम भक्त थे, तो 30 सालों तक क्यों शांत बैठे रहे? क्यों मंदिर बनाने नहीं गए? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे? और 16 अक्टूबर 2019 को फैसला आया था, अक्टूबर खत्म हो गया, 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल में आपने मंदिर का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक उसका शिलान्यास चंदा बटोर रहे हैं, सिर्फ आप चंदा बटोर का काम कर रहे चंदे में घपला कर रहे हैं, चुनाव की घोषणा चंदा बटोर में खाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या कूच करेंगे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे। मंदिर आपका पेटेंट नहीं है, सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ, राम हमारे भी आराध्य हैं। पवन जी, मेरा एक सवाल है कि जो वर्तमान समय में सिनेरियो चल रहा है उसमें यह माना जा रहा है कि सीधे सीधे भाजपा और सपा बिल्कुल आमने सामने। क्या आने वाले 100 दिनों में क्या आपको लगता है कि अब कुछ परिवर्तन दिखेगा भी कि यही हालात रहेंगे और सीधे सीधे लड़ाई होगी, ध्रुवीकरण होगा? भाई देखिए, हमारी पार्टी चाहती है कि धर्म के नाम पे और जात के नाम पे चुनाव ना हो, मुद्दों पे चुनाव हो। और इसीलिए हमारी नेता प्रियंका गांधी लगातार मुद्दों को उठा रही हैं और लगातार उन जगहों पे जा रही हैं जहां पे लोग पीड़ित हुए हैं और जहां पे जिनके साथ न्याय होना चाहिए। और अभी भी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो मुद्दों के साथ की हैं। अगर मुद्दों पर चुनाव होगा तो यह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोग धाराशायी हो जाएंगे। अगर मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा और ये धर्म की बैटिंग कराते रहेंगे और धर्म के नाम पे संवेदनशील करके 2 वर्गों में बांट देंगे देश को, तो भाई दूसरा हमारा दुर्भाग्य रहेगा, हमारे प्रदेश और देश दोनों का दुर्भाग्य रहेगा। अगर मैं वर्तमान हालात की बात करूं तो पवन जी, आपको क्या लग रहा है इस समय जो विपक्ष है और बीजेपी है उनमें क्या आपको बढ़त दिख रही है?
बढ़त मतलब हम यानी कौन आगे दिखता है इस समय? भाई देखिए, वर्तमान में ये 315 विधायक के साथ जीत के आए थे, और बाद में 325 तक हो गए इनके। जी। तो भाई वर्तमान में तो बैठे हुए ही हैं, और बहुत बड़ी संख्या बल के साथ विधायकों के साथ बैठे हुए हैं, मगर जनता इनके कार्यों से इतना नाराज है, इतना पीड़ित है, इतना विरोध है इनके खिलाफ कि आने वाले चुनाव में इनकी सरकार नहीं बननी है। ये जो 300 की बात कर रहे हैं भूल जाएं, और इनके 100 सीट भी आना मुश्किल बहुत अच्छी है। बात, 300 के आर या 300 के पार, हाँ, बताइए क्या होगा? कतई नहीं, इनकी सीट किसी भी कीमत पर 100 से ऊपर नहीं आएंगी। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश गायब है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इनसे बुरी तरह नाराज हैं, और जो मध्य का जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो इनकी नीतियों से, इनके अन्याय से, इनके महिलाओं के साथ अत्याचार से पूरी तरह नाराज, और महंगाई से लोग परेशान हैं। इनकी सरकार नहीं आएगी। इस समय जो हालात है उसमें बीजेपी आगे दिख रही है, और इसे तो आप मानते ही होंगे ना? नहीं? मैं नितिन से बात कतई नहीं, बीजेपी कहां से आगे दिखाई पड़ रही है। हाँ। आप लगातार देख रहे हैं कि जैसा कि अभी गुप्ता जी कह रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसान आंदोलन पूरी तरीके से साफ कर चुका है। पूर्वांचल में इन्होंने जिस तरीके से विकास के नाम पर सिर्फ थोथा छना बाजे घना की कहावत को चरितार्थ किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के का जो ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, उसको किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है कि वो उसकी रोडें अभी से धंसने लगी हैं। और जो समाजवादी पार्टी के जी 300 से ऊपर की बात करें, मैं आपसे भी एक सवाल पूछ रहा हूं, 300 के आर या 300 के पार? न 300 के आर न 300 के, 300 तो छू नहीं सकते सैकड़े। ये 30 सीटों पर आने की बात हो रही है, इनका 1 जीरो खत्म। ये 30 सीटों पे आकर सिमटने की स्थिति हो जाएगी। आपने कांग्रेस का और नितेंद्र का दोनों का आकलन सुन लिया है, और कह रहे हैं कभी तो बहुत बदलाव आएगा, और यदि धर्म की बात न हुई, हिंदुत्व की बात नहीं हुई, राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई, तो फिर कुछ ना कुछ नया गुल खिलेगा ही। और इन लोगों का कहना है, एक ने तो कहा कि 100 सीट भी नहीं मिलेंगी, और एक ने कहा 30 भी नहीं मिलेंगी। अब आप अपना आकलन और बता दीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं इस समय? देखिए रमेश जी, हमारे नेतृत्व ने जो हमें लक्ष्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देगा। 300 पार का लक्ष्य हमें दिया गया है, हम उस लक्ष्य को लेकर के मैदान में जा रहे हैं, और 300 के पार सीटें हमारी आएंगी। बात सीटों की संख्या से तो चुनाव का समय तय होगी। विषय अभी जो है, बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के हमारे जो विरोधी दल है, जो विरोधी मानसिकता के दल है, वो अगर जिन्ना का नाम लेंगे या ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करेंगे जो बहुसंख्यक वर्ग के घाव को कुरेदता है, जो बंटवारे की घाव को कुरेदता है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। उसको चाहे पवन जी से हिंदुत्व की पिच पे खेलने की बात समझे, चाहे जी उसको किसी ध्रुवीकरण की बात समझे, हमारा एजेंडा बहुत साफ है। हम राष्ट्र के साथ समझौता करने वाले बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत विभाजन के जितने दोषी जिन्ना है, उतना ही दोषी आरएसएस 2 नेशन थ्योरी लाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जिन्ना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोनों एक ही थाली के दो पहलू हैं, दोनों बराबर से दोषी, एक सिक्के के दो पहलू। आप कह रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो इसको अपनी पार्टी लाइन बना करके जिन्ना की फोटो अपने प्रदेश कार्यालय में लगा के दिखा दीजिए। हिम्मत आपकी है तो आप अपनी पुरानी विचारधारा पर कायम होइए और स्वीकार करिए कि 2 नेशन थ्योरी मेरी थी और जिन्ना हमारे पार्टनर थे, हमने उनके साथ सरकार चलाई थी। आप स्वीकार करिए सबके सामने। आप में साहस है तो बोलो कि 2 नेशन थ्योरी मैंने दी थी। आप जिन्ना की जयंती मना करके देश में दिखाइए। आपको हिंदुस्तान, हम तो कहते हैं दोनों भारत विभाजन के दोषी हैं। आरएसएस और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों भारत विभाजन के दोषी हैं। हम तो चैलेंज करके कहते हैं, आप स्वीकार करो कि आप भारत विभाजन के दोषी हो। आपने 2 नेशन थ्योरी प्रस्तुत की थी। पूरा देश जानता है कि ये दोनों दोषी हैं, पूरा देश जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपको भी, नितिन जी आपको भी, और विवेक जी आपको भी, बहुत अच्छे ढंग से। और निश्चित रूप से इस समय एच बीजेपी की हो सकती है, लेकिन 300 के आर या पार ये बताएगा 2022 का परिणाम। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी 100 दिन इलेक्शन के हैं और बहुत कुछ राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ध्रुवीकरण का मुद्दा कहाँ तक जाएगा ये भी देखना है, और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।